मुख्तार अंसारी को बांदा जेल ले जाया गया है। सुबह 4:30 बजे मुख्तार अंसारी को रोपड़ से बांदा जेल ले जाया गया और एम्बुलेंस में वो पहुंचा। सुरक्षा का सख्त पहरा। अब मुख्तार अंसारी की ड्रोन से निगरानी होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बांदा जेल की। और लगभग 13.5 घंटे का सफर तय किया गया पंजाब के रोपड़ से बांदा जेल लाने में। और इस बीच खबर यह है कि कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है जेल के अंदर और अभी उसे सामान्य बैरक में रखा गया है। उसके बाद उसे शिफ्ट किया जाएगा और पहली बार ऐसा होगा जब ड्रोन से जेल की निगरानी होगी। इसके अलावा बांदा जेल में अतिरिक्त 30 पुलिसकर्मी भी दिए गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी वापस बांदा जेल पहुंच चुका है। 2 साल पहले भी वो बांदा जेल में था और सुबह 4:30 बजे उसे बांदा जेल ले जाया गया। दरवाजे गेट खोल दिए गए हैं। बांदा जिला जेल के गेट खोल दिए गए हैं और ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। मुख्तार अंसारी का इंतजार खत्म हुआ और मुख्तार अंसारी बांदा जेल में एक बार फिर आ गए हैं। ये सामने आप देख रहे हैं गाड़ियों का काफिला जो अब मुख्तार अंसारी का आ रहा है। ये सब गाड़ियां आ रही हैं जो मुख्तार अंसारी को लेके जाएंगे। गेट खुले हुए हैं और यहीं से जो है पहली गाड़ी डिप्टी एसपी की जो है अंदर गई है और ये दूसरी एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी अंदर गए हुए हैं। जहां से तीसरी गाड़ी और चौथी गाड़ी और इसके बाद 4 गाड़ियों को अंदर किया गया। 2 गाड़ियों को बैरिकेड के पहले रोक दिया गया है और केवल 2 गाड़ियां गेट नंबर 2 पर अंदर है जिसमें मुख्तार अंसारी और डिप्टी एसपी की गाड़ियां हैं। तो लंबे काउंटडाउन के बाद आखिरकार गेम ओवर हो गया है। मुख्तार अंसारी को रोपड़ से बांदा लाने का गेम ओवर हो गया है। यूपी पुलिस का मिशन सक्सेसफुल रहा। बिना किसी दिक्कत के बांदा जेल रोपड़ से मुख्तार अंसारी को लाया गया है और ये देखिए इस वक्त बांदा जेल के अंदर है मुख्तार अंसारी। गेट नंबर 2 के पास मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस रुक गई है और यहाँ से मुख्तार अंसारी को अब जो है नीचे उतारा जाएगा और सबसे आगे डिप्टी एसपी की गाड़ी है और उसके बाद जो है मुख्तार अंसारी की गाड़ी है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। दीपक, क्या इस वक्त मुख्तार अंसारी सामान्य बैरक में है या फिर शिफ्ट किया गया है? क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल गायत्री, इस वक्त मैं दिखाना चाहूँगा जसप्रीत, यहाँ पर जो इस वक्त माहौल है बिल्कुल अंदर का जो है वो पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ। लेकिन जो पुलिसकर्मी है वो किसी को भी अंदर झांकने तक नहीं दे रहे क्योंकि अंदर जो टीमें हैं वो कोविड-19 का जो टेस्ट उसका होगा RT-PCR का, उसका टेस्ट किया जाएगा। साथ ही उसकी तैयारी चल रही है और वहीं दूसरी तरफ जेल मैनुअल के हिसाब से जो चीज़ें उन्हें मुहैया कराई जाएगी वो यहाँ पर मुहैया होंगी। लेकिन उससे पहले अभी तक कोई जेल प्रशासन की तरफ से या सुपरिटेंडेंट की तरफ से कोई ऐसा मीडिया को कोई मैसेज नहीं दिया गया है कि उसका जो कोविड टेस्ट हुआ है या नहीं है, उसको लेकर अभी तक कोई सूचना यहाँ पर जारी नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले टेस्ट होगा, उसके बाद उसे बैरक में शिफ्ट किया जाएगा। और सबसे अहम चीज़ यही है कि पहले बैरक नंबर जो 15 थी उसको कहा गया था क्योंकि 2 सेल छोटी छोटी बनाई गई थी, उसे एक बैरक का रूप दिया गया था। लेकिन अब ये संभावना जताई जा रही है कि बैरक नंबर 16 में उसे शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले उसका कोविड टेस्ट होगा। अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो उसके बाद उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, यानी हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है। लेकिन अभी ये संभावनाएं जो है टेस्ट के होने के बाद होगी क्योंकि अगर कोविड-19 के पॉजिटिव होने के बाद पेशेंट को रखने की व्यवस्था जो है जेल के अंदर होती है तो उसको वहां रखा जाएगा। फिलहाल ये सारी चीज़ें जो है कवायद डॉक्टरों की टीम कर रही है क्योंकि उससे पहले सुबह एक मुआयना किया गया था, उसको चाय ऑफर की गई थी, चाय पीने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने हालांकि दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो खाने का मैनुअल होता है, जो जेल मैनुअल के हिसाब से जो चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो सारी चीज़ें उसके सामने अब रखी जाएंगी क्योंकि अब वो रोपड़ में नहीं बल्कि यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट हो चुका है। और इसको लेकर मुख्तार अंसारी जो एक बहुत बड़ा बाहुबली से कहा जाता था, जिसका अपना परचम पूर्वांचल में हो रहा था, वो अब इस बांदा जेल के अंदर है और यहाँ पर अब उसके खिलाफ जो मामले अब तक लंबित पड़े थे उन मामलों में सुनवाई होगी। बिल्कुल, तो मिशन यूपी पूरा हो चुका है। दीपक लौटेंगे आपके पास, बने रहिए। दरअसल कल रोपड़ जेल से काफिला निकला था और लगभग 13.5 घंटे का सफर तय करते हुए काफिला आज सुबह 4:30 बजे बांदा जेल पहुंचा। पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त सीओ साहब हैं सत्य प्रकाश जी, क्योंकि इनके ही निर्देशन में रोपड़ से बांदा तक टीम आई थी। सर, किस तरह का अनुभव रहा क्योंकि वहां से यहाँ तक का लंबा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। हम लोग उच्चाधिकारियों के निर्देश से माननीय ADG साहब, IG साहब
एसपी बांदा सर, एडिशनल एसपी सर के मार्गदर्शन में इनको सकुशल रोपड़ पंजाब से लाके और हमने इनको सकुशल बांदा जेल में दाखिल कर दिया। कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई है। मीडिया बंधुओं ने, सभी लोगों ने काफी कोऑपरेट किया है। कितने घंटे का समय रहा? लगभग 13.5 घंटे में हम लोग लेके आए हैं। लगभग 900 किलोमीटर पड़ता है। कहीं पर गाड़ियां रोकी नहीं गई खाने के लिए? वॉशरूम वगैरह के लिए जो हमारी नित्य क्रिया उसके लिए नित्य क्रिया के लिए जरूरत थी, केवल हमने वहाँ गाड़ी रोकी थी। बाकी कहीं कोई इस तरह की दिक्कत नहीं थी। मुख्तार अंसारी की स्वास्थ्य कैसा है सर? एकदम सही है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इस तरह की बीमारियां थी, कहा जाता है कि तकलीफ वो लोग डॉक्टर साहब बता पाएंगे, उस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल वो वर्तमान में स्वस्थ हैं, ठीक है। तो साहब हमारे साथ सत्य प्रकाश थे, उनका कहना था कि पूरी तरह से उनका जो टारगेट था यहाँ तक पहुँचाना, उन्होंने वो किया और सकुशल उन्हें यहाँ पर पहुँचाया है। अब जो उनका स्वास्थ्य ठीक है, उसके साथ ही डॉक्टरों की मेडिकल टीम जो उसका चेकअप कर रही है। दीपक, आप भी पूरी रात काफिले के साथ मौजूद थे। आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्तार अंसारी के क्या हाव भाव थे, कैसे गुजरी उसकी रात? देखिए, जिस तरह से एम्बुलेंस में उसे लाया गया था, क्योंकि रोपड़ से जब दोपहर के 2:07 पर रोपड़ जेल से उसे ले आया गया बांदा जेल के लिए, तो पूरा सफ़र जो उसका 13.5 घंटे का था वो काफ़ी पूरे कष्ट के साथ बिताया। क्योंकि जिस तरह से एक कैदी जो अपने जेल में रहता है उसको कष्ट होते हैं, उसी तरह का कष्ट वहाँ पर रहा। क्योंकि रात भर वो सोया नहीं, क्योंकि सड़क पर वो लगातार चलता रहा था। और उसको लेकर जो एम्बुलेंस लेकर चल रही थी उसमें डॉक्टर्स की टीम जरूर थी, लेकिन उसको स्लिप डिस्क की बीमारी है, उसका BP चेक किया जा रहा था। हालांकि खाने को लेकर उसने कोई ज़्यादा इच्छा नहीं जताई थी रात को, क्योंकि उसे पता था कि वो जिस जेल में जा रहा है उस जेल में वो पहली बार नहीं, बल्कि उससे पहले भी साल 2017 के एक केस में वो इस जेल में रह चुका है। और बांदा जेल में पहले का जो उसका अनुभव था वो अलग था, लेकिन अब जो उसका अनुभव होगा वो बहुत ही अलग होगा, क्योंकि अब वो एक मुजरिम की तरह एक यहाँ पर उसके साथ ट्रीट किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि उसका जो पूरा हाव भाव का तरीका था, क्योंकि वो रास्ते भर में सिर्फ एक जगह पर रुका और वो है सट्टी पुलिस थाना, जहाँ पर उसने वॉशरूम की इच्छा जताई थी। जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने पूरी बैरिकेड करके मीडिया को रोका और उसके बाद उसे वॉशरूम तक ले गए। और यही एक पल था, उसके अलावा उसको कहीं पर ना खाने के लिए रोका गया, ना ही पानी के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें उसको गाड़ी के अंदर अवेलेबल करवाई गई थी। और यही वजह थी कि पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी इस पूरे रास्ते में, इस पूरे रूट पर। और यही वजह थी कि 882 किलोमीटर से थोड़ा सा अधिक पड़ता है और इस पूरे रूट पर उसको कुछ भी ऐसी चीज़ें उपलब्ध नहीं कराई गई जो बाहर से ली जाए, क्योंकि सब कुछ उसकी एम्बुलेंस के अंदर दिया गया था और उसी को लेकर टीमें यहाँ पहुँची थी। और सुबह 4:31 पर बांदा जो जेल है उसके अंदर मुख्तार अंसारी की एंट्री करा दी गई। बिल्कुल, तो इसी बांदा जेल में इस वक्त मौजूद है मुख्तार अंसारी। और एक समय में खौफ का दूसरा नाम था मुख्तार अंसारी, लेकिन अब फिर से बांदा जेल पहुंच चुका है। दिल्ली के हौस खास इलाके से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोगों ने चालान कटने पर सिविल डिफेंस के कर्मचारियों से मारपीट कर दी। बताया गया कि मास्क की जांच के दौरान जब एक कार को अचानक रोका गया तो उसके पीछे चल रही कुछ गाड़ियां उससे टकरा गईं, जिससे उस कार के ड्राइवर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो आसपास के कुछ लोगों के साथ मिलकर सिविल डिफेंस के कर्मचारियों पर टूट पड़ा। इतना ही नहीं, उन लोगों ने सिविल डिफेंस कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटा। उनके गुस्से को देखते हुए वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस वाले भी उन्हें शांत कराने की हिम्मत नहीं जुटा सके। इस दौरान कुछ महिला कर्मचारियों पर भी हमले की कोशिश की गई, लेकिन कुछ लोगों ने बीच बचाव कर ऐसा नहीं होने दिया। इससे पहले सिविल डिफेंस का एक कर्मचारी हंगामा करने वालों में एक आदमी को अपनी बेल्ट से पीटता हुआ दिखाई दिया। हालांकि कुछ ही देर में उसे शांत करा दिया गया। खबर है कि मारपीट का ये मामला पुलिस तक पहुंचा और फिर दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक डराने वाला वीडियो सामने आया है। यहां पर 2 पुलिसकर्मी एक रिक्शे वाले को पीटते नजर आए, जिसके बाद पुलिस वालों ने बीच सड़क पर उसकी पिटाई कर दी। दोनों पुलिस वाले कभी लात तो कभी घूंसों से उसे पीटते दिखे। इस बीच पिट रहे रिक्शा ड्राइवर के बेटे ने अपने पिता को छोड़ने की अपील की, मगर इन पुलिस वालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मारपीट होती देख बीच सड़क पर लोगों की भीड़ लग गई, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। इसके बाद वहां पहुंची कुछ महिलाओं ने पुलिस वालों को रोका। ऐसा वो मेरे को मार रहे थे जैसे कि सर मतलब मैंने कोई बहुत बड़ा जुल्म कर दिया हो। पुलिस अधिकारियों ने हंगामे के लिए उस रिक्शा चलाने वाले को ही जिम्मेदार बताया। पुलिस ने इसको रोका तो इसने पुलिस वालों के साथ हुज्जत करी
उनके साथ मारपीट करने की कोशिश करी। हालांकि इस मामले में जांच पूरी होने तक दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। जम्मू के गांधीनगर इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें दिखा कि एक तेंदुए ने हमला कर 2 लोगों को घायल कर दिया। उसके पीछे वन विभाग की टीम करीब 5 घंटे तक इधर उधर भागती रही, तब जाकर उसे पकड़ा गया। लेकिन तब तक उस तेंदुए ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। लोग अपनी जान बचाने के लिए उससे दूर भागते रहे। इसी बीच उसने एक आदमी पर हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। खबर है कि उस तेंदुए ने इसी तरह एक और आदमी पर भी हमला किया। इस दौरान वन विभाग के कर्मचारी उसे पकड़ने की कोशिश में जुटे रहे, लेकिन जब तक वो पकड़ा नहीं गया तब तक पूरे इलाके में अफरा तफरी मची रही। पीएम नरेंद्र मोदी आज छात्रों, टीचरों और बच्चों के माता पिता से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। आज शाम 7 बजे ऑनलाइन आयोजन से सभी को जोड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं। कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को परीक्षा के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से हर साल पीएम परीक्षा पर चर्चा करते हैं। इस साल कोविड की वजह से यह चर्चा ऑनलाइन मोड पर होगी और पीएम सभी से बात करेंगे। उधर परीक्षा पर चर्चा के लिए शिक्षा विभाग ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नमस्कार दोस्तों। अब जानते हैं हम पिछले 1 साल से कोरोना के बीच जी रहे हैं और उसके कारण आप लोगों से मिलने का मोह इस बार छोड़ना पड़ रहा है और मुझे भी एक नए फॉर्मेट में आपके बीच आना पड़ रहा है। ये परीक्षा पे चर्चा का पहला वर्चुअल एडिशन है। मोदी जी करेंगे परीक्षा को अवसर में परिवर्तित। समस्या तब होती है जब हम एग्जाम को ही जैसे जीवन के सपनों का अंत मान लेते हैं। दरअसल एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर है। मोदी जी करेंगे बच्चों से दोस्त बनकर बात। ये राय मैं पीएम के रूप में नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक दोस्त के रूप में बताता हूँ। और पूछेंगे पेरेंट्स और टीचर्स का भी हालचाल। आपकी सोच, मेरी सोच, आपके इरादे, मेरे इरादे, हम साथ साथी हैं। मोदी जी दिलाएंगे तनाव से। यूरोप के देश आइसलैंड से बीते कई दिनों से जिस ज्वालामुखी के पास पर्यटकों का जमावड़ा लगा था, वो एक बार फिर वीरान हो गया। ज्वालामुखी के खतरनाक रूप अख्तियार करने के बाद उसे तुरंत खाली कराने के आदेश जारी किए गए और वहां घूमने पहुंचे सैकड़ों लोगों को आनन फानन में हटा दिया गया, क्योंकि ज्वालामुखी में करीब 500 मीटर लंबी एक नई दरार पड़ने के बाद लावे के कई मुहाने बन गए और पहाड़ पर जगह जगह लावा फूटता दिखा। सफेद भाप के गुबार और सुर्ख लावे के फव्वारे के बीच ज्वालामुखी ने आक्रामक अवतार ले लिया तो उसके आसपास भटकना भी मौत के मुंह में जाने के बराबर हो गया। नतीजा ये हुआ कि प्रशासन ने वहां डेरा जमाए लोगों को वापस भेज दिया और बीते कई दिनों से सैलानियों से गुलजार जिस ज्वालामुखी पर 24 घंटे चहल पहल रहा करती थी, वहां फिर सन्नाटा पसर गया। राहत और बचाव टीम के सदस्य ज्वालामुखी में होती हलचल पर नजर गड़ाए दिखे। सदियों से शांत रहने के बाद पिछले महीने ये ज्वालामुखी अचानक फट गया था। इलाके में करीब 800 साल बाद ज्वालामुखी फटने की खबर जंगल की आग की तरह फैली और अपनी आंखों के आगे खौलते लावे को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। अब तक करीब 30,000 लोग इस ज्वालामुखी को देख चुके हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद तलाशी अभियान चलाया। श्रीनगर के शाह हमदन कॉलोनी गुलाब बाग में यह तलाशी अभियान चलाया गया। बताया गया कि 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेरा और आतंकवादियों की तलाश तेज कर दी। बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान कुछ जगहों पर हंगामे और मारपीट की घटनाएं सामने आईं। आरामबाग विधानसभा सीट से टीएमसी की उम्मीदवार सुजाता मंडल ने आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की और इससे जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाले गए। आरामबाग के गांव में लोगों की भीड़ हाथों में डंडे लेकर दौड़ती दिखी। हर तरफ हंगामे का माहौल दिखने लगा। दूर से लिए गए एक वीडियो में कुछ लोगों के बीच झड़प होती देखी गई।
यह हंगामा तब शुरू हुआ जब सुजाता मंडल इस गांव में पहुंची और आरोप लगाया कि बीजेपी ने इलाके के लोगों को डराया और धमकाया। বলছে যে कमल छाप में वोट देना नहीं तो आप लोगों को मारेगा, এটা बीजेपी বুথের লোকেরা বলছে। हालांकि गांव की तस्वीर इससे मेल खाती नहीं दिखी। गांव में सुजाता मंडल अपने सुरक्षा कर्मियों और पुलिस के जवानों के साथ घूमती दिखी, जबकि वहां के लोग उनका विरोध करते दिखे। गांव के कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि सुजाता मंडल के ही समर्थकों ने गांव में घुसकर मारपीट की और लोगों को डराया धमकाया। एक महिला अपनी चोट दिखाते हुए लगातार रोती रही और बाकी लोग सुजाता मंडल पर गुस्सा निकालते रहे। आरोपों के मुताबिक सुजाता मंडल के ही समर्थकों ने उसकी पिटाई की, जिसकी वजह से उसके परिवार के लोगों में आक्रोश दिखा। दावा है कि लोगों का यही गुस्सा बाद में बवाल की वजह बना और भीड़ के गुस्से का शिकार सुजाता मंडल का काफिला बन गया। टीएमसी उम्मीदवार के एक सुरक्षा कर्मी को चोट भी आई, यहां तक कि उनकी कार पर भी पत्थर फेंके गए, जिससे उनकी कार का शीशा टूट गया। देखो मेरा गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। मेरी ये एक नई मेरा किराया का कार है, मुझे मालिक को मुझे ऐसा इतना पैसा मैं कहां से दूं। हालांकि बीजेपी नेताओं ने सुजाता मंडल के आरोपों को खारिज कर दिया। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ফলস অভিযোগ, কারণ ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী। इसके अलावा भी हिंसा की छुटपुट घटनाएं कई जगहों पर हुई। केशवपुर इलाके में टीएमसी पर आरोप लगा कि उन्होंने बीजेपी समेत कुछ और दलों के पोलिंग एजेंट बैठने ही नहीं दिए। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के समर्थकों पर बम फेंकने और गोली चलाने के भी आरोप लगे, जबकि कैनिंग पूर्व विधानसभा सीट पर भी हिंसक झड़प हुई। आईएसएफ और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में आईएसएफ के 2 कार्यकर्ता जख्मी हो गए। बिहार के समस्तीपुर से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 3 बदमाश एक बैंक में लाखों की लूट करते दिखे। बैंक में लूट से पहले इन बदमाशों ने कई दिनों तक रेकी भी की, जिसके बाद उन्होंने बैंक पर धावा बोला। हेलमेट और टोपी पहने ये लुटेरे हथियारों के साथ बैंक में दाखिल हुए। इसके बाद एक आरोपी हथियार लहराता हुआ कैश काउंटर पर पहुंचा और बैंक कर्मचारियों को धमकाता दिखा। इन आरोपियों ने बैंक स्टाफ समेत वहां मौजूद सभी लोगों को एक कोने में बंधक बना लिया। इसके बाद उन्होंने कैश काउंटर में रखी नकदी बटोरनी शुरू की। काफी देर तक लूटपाट करने के बाद ये आरोपी 5 लाख से ज्यादा की रकम अपने एक थैले में भरकर वहां से निकल गए। हालांकि इस लूट में शामिल 2 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। लगातार अनुसंधान चल रहा था और 2 अपराधी उसको पकड़े गए हैं। पुलिस को सीसीटीवी वीडियो के जरिए इस केस को सुलझाने में कामयाबी मिली। सीआरपीएफ को भेजे गए एक धमकी भरे ईमेल की जांच एनआईए के हवाले कर दी गई। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि ये ईमेल 4-5 दिन पहले सीआरपीएफ के मुंबई हेडक्वार्टर को भेजा गया था, जिसमें भीड़ भाड़ वाली जगहों जैसे मंदिरों, हवाई अड्डों पर हमले की धमकी दी गई। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस ईमेल के जरिए धमकी दी गई। इतना ही नहीं, धमकी भरे इस ईमेल में 3 राज्यों में 200 किलो विस्फोट होने का भी जिक्र किया गया, जबकि 11 से ज्यादा आतंकियों और आत्मघाती हमलावरों के एक्टिव होने की बात भी इसमें कही गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच फौरन एनआईए को सौंप दी गई, जो इस ईमेल को भेजने वाले की तलाश में जुटी हुई है। फिल्म द बिग बुल का एक और प्रोमो जारी हुआ। अभिषेक बच्चन की फिल्म द बिग बुल का एक और प्रोमो जारी कर दिया गया। ये फिल्म गुरुवार को ऑनलाइन रिलीज की जाएगी। इसे 90 के दशक में शेयर मार्केट में हुए बड़े घोटाले पर बनाया गया है। जब आदमी ऊपर ऊपर और ऊपर जाता है ना, उतना ही नीचे 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 गिरता है, तो आखिर में धम्स ये आता है। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों पर हाई कोर्ट ने चिंता जताई। अदालत ने राज्य सरकार से जल्द इस पर कोई सख्त कदम उठाने को कहा। यही नहीं, कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन लगाने की भी सलाह दी। हाईकोर्ट को एक चिंता थी कि ये जो संक्रमण बढ़ रहा है उसमें सरकार क्या सोच रही है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में एक महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद पीएम ने तुरंत उस महिला की मदद के लिए अपने डॉक्टरों की टीम भेजी। देखिए, कोई मेरे साथ जो डॉक्टर हैं, जरा देखिए वो माता जी को जरा पानी वगैरह दीजिए। यूपी के हरदोई में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले एक अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया। वहां पुलिस ने इन अवैध हथियारों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को कोरोना के खतरे के प्रति जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य आग्रह नाम के अभियान की शुरुआत की। 10.5% की दर से संक्रमण दर है कोरोना का, और यहाँ पर स्वास्थ्य आग्रह ये मिशन लेकर शुरू हुए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। इस अभियान की एक वजह यह भी है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोरोना मरीजों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। मास्क लगाने के प्रति उदासीनता है,
इसके लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के मंच पर दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह भी पहुंचे। हालांकि उन्होंने शिवराज सरकार के कार्यक्रम में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया। तो लगा था सर कि स्वास्थ्य आग्रह में पता चला कि आप पार्टिसिपेट करने आ गए। नहीं, मैं अपने क्षेत्र की समस्या लेकर आया था। इटली की राजधानी रोम में कोरोना की वजह से लगाई गई पाबंदियों के विरोध में लोगों ने हंगामा किया। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से वहां सख्त नियम लागू हैं, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में लोग रोम की सड़कों पर उतरे। इन प्रदर्शनकारियों में कई रेस्टोरेंट मालिक और छोटे कारोबारी हैं, जो सरकार के सख्त फैसलों से सबसे ज्यादा परेशान हैं। यही वजह रही कि इन प्रदर्शनकारियों ने इटली की संसद के पास जमा होकर सरकार से नियमों में ढील देने की मांग की। इस बीच गुस्साई भीड़ ने वहां लगी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। पुलिस वालों ने बेकाबू भीड़ को काबू करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो हंगामा करते लोगों के आगे बेबस नजर आए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत की ऐसी तस्वीरें रोम के दूसरे इलाकों से भी सामने आई। पश्चिम बंगाल के उलुबेड़िया में टीएमसी नेता के घर से ईवीएम और वीवीपैट मशीनें मिलने पर चुनाव आयोग ने कड़ी कार्रवाई की। चुनाव आयोग ने इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारी को तुरंत निलंबित कर दिया और टीएमसी नेता गौतम घोष के घर से मिली सभी ईवीएम को भी मतदान प्रक्रिया से अलग कर दिया। इससे पहले टीएमसी नेता के घर पर ईवीएम मिलने की खबर जैसे ही फैली तो कई लोगों ने वहां पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने उस अधिकारी को भी बंधक बना लिया जो ईवीएम लेकर टीएमसी नेता के घर पहुंचा था। बाद में सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंचे और सख्ती दिखाते हुए उन्होंने सब लोगों को वहां से खदेड़ दिया। इस मामले में चुनाव आयोग की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि निलंबित अधिकारी रात के वक्त ईवीएम लेकर अपने रिश्तेदार के घर पहुंचा था और वहीं पर सो गया। चुनाव आयोग ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की। हालांकि बीजेपी ने मामले की सख्त जांच की मांग की। ये साधारण अपराध नहीं है, ये चुनाव प्रक्रिया के साथ एक तरह से धांधली का व्यवहार है। टीएमसी नेता के घर से बरामद सभी ईवीएम रिजर्व में रखी गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उन सभी को चुनाव प्रक्रिया से हटा दिया। गुजरात में कोरोना के खतरे की वजह से 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया। ये कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा बड़े कार्यक्रम करने पर भी रोक लगा दी गई है, जबकि सरकारी दफ्तर शनिवार को बंद रहेंगे। दिल्ली में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया। राजधानी में पिछले कई दिनों से रोजाना 3,500 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है और यही वजह रही कि सरकार ने सख्ती बरतते हुए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया। इसके साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की गई। सोशल डिस्टेंस बना के रहें, मास्क लगा के रहें, मास्क को उतारे नहीं। दिल्ली सरकार कोरोना को कंट्रोल करने के जितने तरह के मेथोडोलॉजी है और जितने इनोवेटिव आइडियाज हैं उन सारे चीजों पे काम कर रही है। लेकिन इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने इस फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए। लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है और 10 से सुबह 5 बजे का क्या औचित्य है। वहीं बीजेपी ने सरकार पर कोरोना की जांच में तेजी नहीं लाने का आरोप लगाया। कर्फ्यू लगाया अच्छी बात है, परंतु इसके अलावा और भी इनको यत्न करने पड़ेंगे। हालांकि दिल्ली के कई लोगों ने सरकार के इस फैसले की तारीफ की और उम्मीद जताई कि इससे कोरोना मरीजों की संख्या घटेगी। अच्छा डिसीजन है, ये सख्ती होनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने दिन में भी पाबंदियां लगाने पर जोर दिया, क्योंकि देश के कई दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में भी कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में 30 अप्रैल तक रोजाना रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान ट्रैफिक की आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी और जो लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए निकलेंगे उन्हें भी नहीं रोका जाएगा, लेकिन इसके लिए ई पास जरूरी होगा, तभी उन्हें रात में बाहर निकलने दिया जाएगा। सभी दुकानदार, फल और दूध बेचने वाले भी ई पास के जरिए ही आवाजाही कर सकेंगे। इस दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मचारियों को भी ई पास दिखाना जरूरी होगा। हालांकि निजी अस्पतालों के कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है, लेकिन उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। बीमार लोगों के अलावा गर्भवती महिलाओं को भी इलाज के लिए ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। दिल्ली पुलिस इसे सख्ती से लागू करेगी। सभी संबंधितों को डीडीएमए के आदेश में दिए गए प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करना होगा। मुस्लिम समुदाय से एकजुट होने वाली ममता बनर्जी की अपील पर पीएम नरेंद्र मोदी ने तीखा हमला बोला।
पश्चिम बंगाल की कूच बिहार की चुनावी रैली में पीएम ने ममता के बयान का मुद्दा उठाते हुए उन्हें निशाने पर लिया। अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है। पश्चिम एशिया के देश जॉर्डन में राज परिवार में सत्ता के लिए चल रही रस्साकशी के बीच वहां की सेना ने एक अभ्यास करके अपनी ताकत परखी। इस मिलिट्री ड्रिल की टाइमिंग अहम इसलिए है क्योंकि जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला और उनके सौतेले भाई में तनाव चल रहा है और 3 दिन पहले तो उनके सौतेले भाई ने खुद को घर में नजरबंद करने तक का आरोप लगा दिया था, जिसके बाद जॉर्डन की सेना के शक्ति प्रदर्शन का यह वीडियो सामने आया। तस्वीरों में उत्तरी जॉर्डन की किसी अज्ञात जगह पर आसमान में कई हेलीकॉप्टर मंडराते नजर आए और उनके जमीन पर उतरते ही फुर्तीले जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। एक के बाद एक इतनी गोलियां दागी गईं कि वीरान इलाका गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। थल सेना के साथ वायुसेना ने भी अपनी ताकत दिखाई। दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए विमान उड़ान भरकर हवा में पहुंचे और फिर जमीन पर बमों की बरसात शुरू हो गई। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि सेना के इस अभ्यास का जॉर्डन में चल रही सियासी उठापटक से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि इस तरह की बड़ी ड्रिल काफी पहले ही प्लान कर ली जाती है। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह आज अलग अलग इलाकों में रोड शो करेंगे। सबसे पहले दोपहर 12 बजे वो सिंगूर में रोड शो करेंगे। उसके बाद वो डोमजुड़ पहुंचेंगे, जहां वो लोगों से मुलाकात करने के साथ ही रोड शो करेंगे। इसके बाद वो दोपहर करीब 3 बजे हावड़ा जाएंगे और वहां भी रोड शो करके लोगों से पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। शाम को करीब 5 बजे अमित शाह बेहला पूर्व जाएंगे और एक रोड शो करेंगे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बिजली की दरों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। पार्टी का आरोप है कि बिजली कंपनी की मनमानी के बावजूद सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के एक दफ्तर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, लेकिन पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गेट पर ही रोक दिया, जिस पर वो भड़क गए और उसे तोड़ने लगे। इस बीच कुछ कार्यकर्ता उस गेट पर चढ़ गए। उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, हालांकि उनकी ये कोशिश भी नाकाम साबित हुई। हंगामा बढ़ता देख आखिरकार पुलिस ने कांग्रेस के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को दफ्तर में जाने की मंजूरी दे दी। पश्चिम बंगाल में आज योगी आदित्यनाथ भी 3 रैलियां करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगेंगे। सुबह 11 बजे उनकी पहली रैली जलपाईगुड़ी में होगी, जिसके बाद वो करीब 1 बजे कारसियांग जाएंगे और वहां भी एक रैली में हिस्सा लेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ की अंतिम रैली कालियागंज में होगी। वो करीब 3:45 पर कालियागंज पहुंचेंगे और जनसभा का हिस्सा बनेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले के बाद सरकार ने नक्सल विरोधी अभियान को लेकर बड़ा फैसला किया है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि देश में जारी नक्सल विरोधी अभियान में अहम बदलाव किया जाएगा, जिसके तहत नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल को और दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में मौजूद सुरक्षा बल के कैंपों को और बेहतर बनाया जाएगा ताकि नक्सली उन्हें निशाना न बना सके। इतना ही नहीं, ऑपरेशन में शामिल जवानों को बेहद घातक हथियार भी दिए जाएंगे। एक दिन पहले ही छत्तीसगढ़ दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें ये अहम फैसले लिए गए। देश में कोरोना का टीका लगाने वालों का आंकड़ा 8 करोड़ को पार कर गया। सरकार ने बताया कि देश में कोरोना वैक्सीन अभियान तेजी से चल रहा है और अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका टीका लगाया जा चुका है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। उनके दफ्तर में एक कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया। चेन्नई में अभिनेता विजय साइकिल से मतदान केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। यूपी के शाहजहांपुर में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 107 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इन लोगों के पास से 1000 लीटर से भी ज्यादा शराब बरामद की गई।
उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कोरोना का टीका लगवाने वाले लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का ऐलान किया। नगर निगम को उम्मीद है कि इस फैसले के बाद वैक्सीन लगाने के अभियान में तेजी आएगी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम एक स्कीम लेकर आ रही है कि परिवार के सभी लोग टीका लगवाओ और 5% अलग से छूट पाओ। कोरोना का टीका लगवाने पहुंचे लोग इस ऐलान से खुश नजर आए और उन्होंने दूसरे लोगों से भी टीका लगवाने की अपील की। प्रॉपर्टी टैक्स में जो सीनियर सिटीजन को मिलती है उसके अलावा भी 5% मिलेगी। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधार कानून और सीएए पर भ्रम फैलाने वालों को आड़े हाथों लिया। आज गलत नैरेटिव बनाए जाते हैं, कभी सीएए को लेकर, कभी कृषि कानूनों को लेकर, कभी लेबर लॉ को लेकर। बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को समझना होगा कि इसके पीछे सोची समझी राजनीति है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हजारों लोगों ने मिलकर लॉकडाउन के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से वहां एक हफ्ते के लिए बाजार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शॉपिंग मॉल को बंद रखने का ऐलान कर दिया गया और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों के घरों से निकलने पर भी रोक लगा दी गई, जिसके खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। उनमें बड़े पैमाने पर शॉपिंग मॉल के कर्मचारी और वहां अपनी दुकान चलाने वाले लोग भी शामिल थे, जिन्होंने सरकार के इस फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई और हाथों में पोस्टर लेकर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कोरोना के नाम पर उन पर ज्यादती कर रही है, जबकि बड़े बड़े कारोबारियों को छूट दी जा रही है। पिछले कुछ हफ्तों में बांग्लादेश में कोरोना मामलों और उससे होने वाली मौतों के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। मरीजों के बढ़ने से अस्पतालों पर बोझ भी बढ़ गया है और यही वजह है कि सरकार ने भी ढाका समेत कई शहरों में सख्ती बढ़ा दी। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में एक पेट्रोल पंप के पास खड़ी बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। बस में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें वो बस लपटों से घिरी नजर आई। बस की खिड़कियों से भी जोरदार लपटें निकलती दिखाई दी। पेट्रोल पंप से कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी बस में आग लगने की वजह से वहां हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ी वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद बस में लगी आग को बुझा लिया गया, लेकिन इस हादसे में बस पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। राजस्थान के जोधपुर की फलौदी जेल से 16 कैदियों के फरार होने के मामले में प्रशासन ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। एक दिन पहले हुई इस घटना में सभी कैदी वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर फरार हुए थे, जिनका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो में जेल के बाहर पहले एक कैदी भागता हुआ नजर आया, उसके पीछे दूसरा, फिर तीसरा और बाद में जेल से फरार सभी कैदी तेज कदमों से भागते दिखे। जेल से थोड़ी दूरी पर एक सफेद गाड़ी खड़ी थी। सभी कैदी उस गाड़ी में बैठ गए और वहां से निकल गए। जिन सुरक्षा कर्मियों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर ये कैदी फरार हुए, उनमें एक सुरक्षा कर्मी की तस्वीर भी सामने आई। घटना के बाद कुर्सी पर बैठी वो सुरक्षा कर्मी दर्द से कराहती नजर आई। इस घटना ने प्रशासन की नींद उड़ा दी, जिसके बाद लापरवाही के आरोप में 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। These 16 prisoners, they've made the biggest mistake of their life. जेल ब्रेक की इतनी बड़ी घटना के बाद राजस्थान की सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी गई ताकि कोई भी कैदी राज्य की सीमाओं से बाहर न जा सके। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को नगर परिषद की टीम ने ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि झालावाड़ नगर परिषद की टीम हंगामे की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंची और खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए मकान को तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही वक्त में वो मकान मलबे में तब्दील हो गया। भारतीय सेना को आधुनिक तकनीक से लैस करने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि अगले 3-4 साल में करीब 1 लाख सैनिकों को कम करने का प्लान है और इससे जो पैसा बचेगा उसका इस्तेमाल सेना को आधुनिक बनाने में किया जाएगा। इस बात की जानकारी सीडीएस बिपिन रावत ने इसी साल मार्च में रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति को दी थी, जिसमें बताया गया कि जवानों को नई राइफल और आधुनिक सर्वेलेंस सिस्टम से लैस किया जा रहा है ताकि जंग के बदलते तौर तरीकों के हिसाब से भारतीय सेना और भी ज्यादा मजबूत हो सके। सबको टीका नहीं लगाने पर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ किया।
कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों पर केंद्र सरकार ने बताया कि अगले 4 हफ्ते देश के लिए काफी नाजुक हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी को टीका लगाने की मांग पर भी जवाब दिया। मंत्रालय ने साफ किया कि देश में फिलहाल सभी उम्र के लोगों को कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा। उद्देश्य हमेशा ये होता है जिसको जरूरत है उसको टीका दिया, तो ये चीज ध्यान में रखनी होगी। राजस्थान के दौसा में एक पुजारी की मौत के 5 दिन बीत जाने के बावजूद उसके शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। गुस्साए लोगों ने उन बदमाशों पर कार्रवाई की मांग की जिन पर आरोप है कि उन्होंने मंदिर की जमीन जबरन अपने नाम करवा ली थी। बताया गया कि इससे उस पुजारी को सदमा लगा और बाद में उसकी मौत हो गई। पुजारी है सिंबू नाम का, तो उसको तहसील में ले गए और जबरन रजिस्ट्री करा ली। इस प्रदर्शन में बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी शामिल हुए। उन्होंने भी पुजारी के शव के साथ वहां धरना दिया। हम जब तक नहीं हटने वाले हैं जब तक मंदिर माफी की जमीन से कब्जे नहीं हट जाएंगे। गुजरात के सूरत में 14 साल के एक बच्चे की कोरोना से मौत हो गई। बताया गया कि इलाज शुरू होने के सिर्फ 5 घंटे में ही उसने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना से हालात काफी बिगड़ गए। बढ़ते मरीजों की वजह से अस्पतालों में वेंटिलेटरों की कमी हो गई। ममता बनर्जी ने अपनी एक रैली में बीजेपी पर चुनाव में नोट बांटने का आरोप लगाया, जिस पर सियासी बवाल मच गया। ममता ने लोगों से पैसे लेकर भी बीजेपी को वोट न देने की अपील की। 500 रुपया देगा, एक वोट दे दो बीजेपी को। रुपया ले लो लेकिन वोट मत दो, और रुपया आपका रुपया है, और रुपया आपका रुपया है, वोट मत दो। जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में मंच से दिया। उन्होंने ममता बनर्जी पर बंगाल के लोगों के अपमान का आरोप लगाया। पैसे मिलने वाले हैं इसलिए आए हैं क्या? ये दीदी आप पर झूठा आरोप लगाती है कि नहीं लगाती? ये दीदी आपको बदनाम कर रही है कि नहीं कर रही है? दीदी ने आपका अपमान किया है कि नहीं किया है? दीदी को सजा दोगे कि नहीं दोगे? मध्य प्रदेश के विदिशा में मास्क न पहनने वालों को सबक सिखाने के लिए एक अनोखा अभियान चलाया गया। वहां पुलिस ने कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है और इसी कड़ी में जो लोग बिना मास्क लगाए घूमते पाए गए उन्हें पुलिस ने अनोखी सजा दी। पुलिस ने लोगों के लिए एक खास तरह का कटआउट बनवाया था जिसे कोरोना दूत का नाम दिया गया। जो भी बिना मास्क घूमते मिला उसकी इसी कटआउट के साथ फोटो खींची गई और उनसे कोरोना पर निबंध लिखवाया गया। इस बीच कई लोगों को इसी तरह समझाने की कोशिश की गई। पकड़े जाने वाले लोग भी दोबारा ऐसी लापरवाही न करने और दूसरों को भी जागरूक करने का वादा करने के बाद ही छोड़े गए। अमेरिका के टेक्सास से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक एम्बुलेंस को चुराकर भाग रहे एक शख्स को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले उसने पुलिस को लगभग 1 घंटे तक अपने पीछे दौड़ाया और तब कहीं जाकर वो उनके चंगुल में आया। सामने आई तस्वीरों में पुलिस से भाग रहा वो आरोपी बेहद तेज रफ्तार में एम्बुलेंस को हाईवे पर दौड़ाता दिखा। उसने पुलिस को चकमा देने के लिए कई बार अपना रास्ता भी बदला। एक तस्वीर में तो वो सड़क किनारे बने पार्क में भी घुसता दिखा। उसने पुलिस को खूब छकाया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़कर ही दम लिया। बाद में पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर ले गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में मास्क नहीं पहनने पर पुलिस वालों ने एक रिक्शा चलाने वाले को बीच सड़क पर जमकर पीट दिया। 2 पुलिस वाले मिलकर इस रिक्शा चालक को ऐसे पीटते रहे जैसे वो कोई आतंकी हो। आरोप है कि रिक्शे वाले का मास्क नाक से नीचे था, तभी पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस वालों ने भी सारी हदें पार कर दी और रिक्शे वाले को जमकर पीटा। एक ने उसके कपड़े फाड़ दिए तो दूसरा पुलिस वाला अपने पैर से उसकी गर्दन दबाता हुआ दिखाई दिया। हद तो तब हो गई जब रिक्शे वाले का बेटा हाथ जोड़कर इन पुलिस वालों से उसके पिता को छोड़ देने की गुहार लगाता दिखा, लेकिन पुलिस वाले थे कि मानने को तैयार नहीं हुए। उन पर अपनी खाकी वर्दी का रौब इस कदर सवार था कि उन्हें उस मासूम की गुहार भी सुनाई नहीं दी और वो रिक्शे वाले पर जुल्म ढाते रहे। सड़क से गुजर रहे लोग भी पुलिस वालों को इस हरकत को देखने के लिए रुक गए। सड़क पर जैम लग गया। कुछ महिलाओं ने पुलिस वालों की इस हरकत को देखा तो रिक्शे वाले को बचाने के लिए पुलिस वालों से भिड़ गई। कुछ महिलाओं ने चिल्लाकर पुलिस वालों से उसे छोड़ने को भी कहा। हंगामा बढ़ता देखकर कुछ पलों के लिए ये पुलिस वाले रुके, लेकिन थोड़ी ही देर में उन पर फिर मारपीट का भूत चढ़ गया और वो रिक्शे वाले पर टूट पड़े। हालांकि जब मारपीट का ये वीडियो वायरल हो गया तब अधिकारियों ने इन पुलिस वालों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया और रिक्शे वाले पर नशा करने का आरोप लगाया।
देखने तो मेरे पापा का थोड़ा सा मास्क खुला था, तो मेरे पापा ने बोला था कि मास्क पहन लिया मैंने सर, तो कि तू मास्क है ना, जब देखो मास्क खुलता रहता है, तेरा क्या कर है, तो इसे ना कॉलर पकड़ ली। पुलिस ने इसको रोका तो इसने पुलिस वालों के साथ हुज्जत करी, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश करी, तो फिर ये घटना हुई। जिसने भी वीडियो बनाया उसका प्रथम पार्ट इसने काट दिया और दूसरा पार्ट जो है इसको वायरल कर रहे हैं। हालांकि ये कहीं से भी उचित नहीं है कि कोई भी पुलिसकर्मी जो है आम जनता के साथ में इस तरह का बर्ताव करे, तो भी इसलिए इनको सस्पेंड करके और एसपी ऑफिस अटैच किया गया है। मुंबई में कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद के बीच प्रशासन ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। वहां नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई, जिसकी कुछ तस्वीरें मुंबई के दादर बाजार से सामने आई। वहां बीएमसी ने नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की और उनका सामान उठाकर अपनी गाड़ी में लाद दिया। बाजार में मास्क लगाने के साथ तय दूरी बनाए रखने का नियम सबके लिए जरूरी है, लेकिन वहां इसकी धज्जियां उड़ती नजर आईं। जिसके बाद बीएमसी के कर्मचारियों ने नियम तोड़ने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की। बीएमसी जो है पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है और लोगों के जो भी विक्रेता हैं, जो भी यहाँ भीड़ लगा रहे हैं, उन सबके सामान जो है अपनी गाड़ी में भर के लेके जा रही है। मुंबई के भीड़ भाड़ वाले क्रॉफर्ड मार्केट में भी इस सख्ती का असर दिखा। वहां ज्यादातर दुकानें बंद दिखी। जो दुकानें खुली भी थीं, उनमें भी इक्का दुक्का लोग ही नजर आए। हालांकि वहां काम करने वाले लोग इन पाबंदियों पर सवाल उठाते भी दिखे। पुलिस ने बोले 144 लागू हो गया है, मतलब आम जनता तो इसमें मर जाएगी। इनमें कई लोग तो दिहाड़ी मजदूर भी थे जो काम न मिलने से मायूस नजर आए। गुजरात में कोरोना की वजह से सरकार और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहां एक दिन में 3,280 नए कोरोना मरीज मिलने से संकट गहरा गया है, जबकि एक दिन में 17 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। अहमदाबाद में एक दिन में 817 नए केस सामने आए। कोरोना की वजह से गुजरात हाईकोर्ट भी 10 से 14 अप्रैल तक बंद कर दिया गया और सैनिटाइजेशन के आदेश दिए गए। गुजरात यूनिवर्सिटी ने 12 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षाओं को अगले आदेश तक रद्द कर दिया। दिल्ली सरकार ने दावा किया कि प्रदूषण से निपटने के लिए उसने केंद्र के दिए लक्ष्य से भी ज्यादा पौधे लगाए। न्यूज़ 18 के जावेद मंसूरी की रिपोर्ट है कि पिछले साल केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को करीब 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया था, जिससे दिल्ली की हवा को साफ किया जा सके। लेकिन दिल्ली सरकार ने दावा किया कि उसने करीब 32 लाख पौधे लगाकर केंद्र के दिए लक्ष्य को बहुत पीछे छोड़ दिया। दिल्ली में पिछले साल 10 जुलाई से 26 जुलाई के बीच पौधे लगाने का यह अभियान चलाया गया, जिसमें पीपल, गुड़हल और बबूल के पौधे लगाए गए। ये पौधे हवा को स्वच्छ करने में काफी कारगर माने जाते हैं। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि दिल्ली सरकार के इस अभियान के बाद दिल्ली के प्रदूषण में 15 से 20% तक कमी आई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की शिकायत के बाद अब सीबीआई की टीम महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच में जुट गई है। सीबीआई की एक टीम जांच के लिए मुंबई भी पहुंच गई और सीबीआई ने जांच के लिए वहां पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे एक दिन पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए। 100 करोड़ की वसूली के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ जो सीबीआई जांच का आदेश दिया है, उस जांच के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में अनिल देशमुख की तरफ से सवाल उठाया गया कि क्या हाईकोर्ट को राज्य सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है। साथ ही केंद्र पर सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए अनिल देशमुख ने जांच के आदेश को चुनौती दी। इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए याचिका के साथ एक अर्जी भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। जस्टिस एनवी रमन्ना 24 अप्रैल को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद की शपथ लेंगे। जस्टिस एनवी रमन्ना देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके नाम को मंजूरी दे दी। अब वो 24 अप्रैल को देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। महाराष्ट्र में धारा 144 लगा दी गई। सरकार की ओर से यह कदम कोरोना से निपटने के लिए उठाया गया। इस फैसले के बाद बीएमसी ने मुंबई में जगह जगह कोरोना के रैपिड टेस्ट करने भी शुरू कर दिए। हम अभी खड़े हैं गेटवे ऑफ इंडिया के पास, जहां महाराष्ट्र सरकार ने जो है वो रैंडम टेस्टिंग भी बढ़ा दी है। राजस्थान में बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से जोधपुर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया।
अब रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लोग बेवजह बाहर नहीं घूम पाएंगे। ये सख्ती वहां 19 अप्रैल तक लागू रहेगी। मेजबान दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच दोपहर में तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमें सीरीज में एक-एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। राजस्थान में कोरोना के 2236 नए मरीज मिलने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरकार की सख्ती के बाद भी लापरवाही की वजह से कोरोना के मामले फिर से बढ़ गए हैं। अकेले जयपुर से एक दिन में 413 कोरोना के मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश